हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और यूथ पावर एकेडमी पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए यूट्यूब पे। और जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, आपके यूपीएससी और जो अदर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स हैं। अगर आप इन्हें रेगुलरली पढ़ते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़िए, लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारी मंथली मैगजीन्स की सीरीज भी आपको अवेलेबल कराई जाती है जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा हमारी फटाफट सीरीज है जो कि क्विक रिवीजन के लिए है। और ये मैगजीन्स इस तरह से बनी है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हाँ। ज्योग्राफी में आज पेपर जीएस पेपर वन का उड़ीसा में एक काफी विरोध हो रहा है। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वहां पे, वेदांता ग्रुप का एक रिफाइनरी जो है वो वहां पे ऑपरेट करता है, काला हांडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। और लांजीगढ़ में है ये। इससे इसकी जो क्षमता है वो 2 मिलियन टन्स पर एनम की है। और इससे मतलब बॉक्साइट वगैरह का खनन के लिए ये जो है वो काम करते हैं। तो यहाँ पे कोंड ट्राइब्स हैं। ठीक है। और इन लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं वहां पे रोड वगैरह का बनने का। इनका कहना है कि इनका जो ट्राइबल एरिया है उससे जो है वो बहुत से ज्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ठीक है। और इन्होंने कहा कि जो बॉक्साइट की माइनिंग हो रही है ये सीजी माली हिल्स में है, तो उसकी वजह से काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये जो हिल्स है, माना जा रहा है कि जो है वो इनका जो ग्राम सभा है उसने रिजेक्ट कर दिया था कि यहाँ पे जो है वो माइनिंग वगैरह का काम नहीं होगा। ठीक है। तो इसी सब को लेके यहाँ पे विरोध हो रहा है। तो अब जैसे कि इस तरह की चीजें जब रहती हैं तो अब जैसे कोंड ट्राइब है, ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। सिजीमाली हिल्स कहाँ पे हैं? है ना। नियामगिरी हिल्स कहाँ पे हैं? ये इनका जो लोकेशन है वो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वेदांता ग्रुप को सिजली माली बॉक्साइट ब्लॉक जो है वो 2023 में एलोकेट किया गया था। और माना जा रहा है कि इनकी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये इसको और बढ़ाएंगे ताकि जो और जो नीड्स है बॉक्साइट का भी जो है वो काफी यूज रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक डिबेट है कि अगर हम माइनिंग वगैरह करते हैं तो उससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। लेकिन अगर हमें अपना डेवलपमेंट करना है तो उन सब चीजों के लिए ये सब चीजें जो है वो नेसेसरी हो जाती हैं। तो कैसे एक बैलेंस बनाना है इसको लेके भी जो है वो है। और एक्टिविस्ट अपना जो है वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है ये ब्लाइंडली सपोर्ट कर रही है इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं। विलेजर्स को बहुत ज्यादा जो है वो कन्विंस नहीं कर पाई है, विलेजर्स के जो ऑब्जेक्शंस हैं उस पे कोई काम नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, और पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एक्ट एरियाज एक्ट 1996, इसके मुताबिक जब इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका अप्रूवल होता है, जो ग्राम सभा होती है उससे अप्रूवल जो है वो लेना जरूरी होता है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं तो उस पे जो है वो इनको देखना होता है कि क्या क्या जो है वो कंसर्न्स हैं। इसके अलावा ये जो रीजन है बॉक्साइट यहाँ पे काफी जो है वो पाया जाता है। और अगर हम जो इंडियन मिनरल ईयरबुक के अकॉर्डिंग उड़ीसा में जो है वो इंडिया का टोटल 51% बॉक्साइट रिजर्व है। और 75% जो है वो टोटल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ से होता है। तो ये काफी मतलब एक क्रूशियल है। और बॉक्साइट का नीड रहता है एल्युमिनियम इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। और ये जितने भी ये जो ईस्टर्न घाट्स का एरिया है, ये काला हांडी, रायागढ़ा, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे काफी जो है वो रिजर्व्स इसके हैं। तो ये मतलब कभी कई बार रीजंस के बारे में पूछा भी जाता है कि बॉक्साइट रिच रीजन क्या है, ऐसे मिनरल्स वगैरह के बारे में आता है। और अभी जो है वो मई में फिर यहाँ पे एक कुतरुमाली बॉक्साइट रिजर्व है, वहां पे खनन का काम होगा। और अदानी ग्रुप के द्वारा जो है इसको कराया जा रहा है। तो यही सबको लेके जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो हमारे ट्राइबल राइट्स हैं उनको लेके कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2013 में।
इसमें आया था कि जो ग्राम सभा है मस्ट ग्रांट कंसेंट फॉर माइनिंग प्रोजेक्ट्स ऑन फॉरेस्ट लैंड। और तो एक ये है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका उनको जो है वो अपना एक कंसेंट देना होगा। ठीक है। तो अब वही है कि गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करती है, एक्टिवली जो है वो प्रमोट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का है कि ये सब चीजें से जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो टाइम टू टाइम इसी तरह से जो है वो टेंशन जो है वो बढ़ता रहता है। तो अभी फिलहाल जो कम्युनिटी का नाम है, ट्राइब ग्रुप है, जो एरियाज हैं, ये सारे लर्न कर लेना ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर एक आर्टिकल है जिसमें कि वैक्सीन से रिलेटेड अगर कोई इंजरी होती है तो उसके लिए क्या कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए, क्या ऐसा है इंडिया में। तो अगर हम देखें तो जब कोविड वैक्सीन लगी तो लार्ज एक पूरा कैंपेन चला। ठीक है। और मैंडेटरी किया गया कि जो लोग हैं उनको जो है उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। और 22 तक जो है वो करीब 19.86 करोड़ डोजेस जो है वो प्रोवाइड किए गए कोविड के वैक्सीन्स के। और अभी रिसेंटली रचना गांगू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि आप जो है वो इनको जो है वो कॉम्पनसेशन है कि आप एक नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी बनाइए, ताकि अगर मतलब इसमें तो कोविड वैक्सीनेशन का पर्टिकुलरली जो है वो कहा गया है कि अगर उसका कोई इफेक्ट होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी। वैक्सीन्स की अगर हम बात करें तो वैक्सीन जो है वो अगर देखा जाए ह्यूमन हिस्ट्री में तो ये काफी इम्पोर्टेंट हेल्थ इनोवेशंस हैं। और इनकी वजह से बहुत सारी जो डिजीजेस हैं उनको इरेडिकेट करने में हेल्प मिला है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है। और जैसे स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, इन सब के इरेडिकेशन में वैक्सीनेशन से जो है वो काफी हेल्प मिली। साथ ही साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में भी काफी कमी आई, मदर मोर्टेलिटी रेट में भी कमी आई। तो वैक्सीन्स के काफी जो है वो इफेक्ट, मतलब बेहतर इफेक्ट हैं। बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो है वो कहीं सीरियस जो है वो एडवर्स इवेंट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि इम्यूनाइजेशन के बाद या वैक्सीनेशन के बाद कई सारे ऐसी कंडीशंस होती हैं। और जैसे कि इसमें बताया गया कि एनाफाइलैक्सिस है और थ्रोम्बोसिस हो जाता है। ठीक है। ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम है जो कि वैक्सीनेशन के बाद से होता है। और वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालिटिक पोलियो भी जो है वो पाया गया है कि पीने के बाद जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो लोगों में दिए गई हैं। लेकिन ये जो इवेंट्स होते हैं काफी रेयर होते हैं। बट रेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लेके जो है वो कंसर्न्स नहीं होने चाहिए या पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इसी पे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पूरा कंपनसेशन मैकेनिज्म बनाइए जो कि एथिकली भी जो है वो जस्टिफाइड है। और जब कोई हार्म जो है वो रेयर होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है। तो जो इंडिविजुअल सफर करता है, वो जो रिस्क पे रहता है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्ट जो है वो हेल्प मिलनी चाहिए। और इसमें जो गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया उसमें बताया कि 92,114 एडवर्स इवेंट जो है वो केसेस हैं, मिले हैं, जिसमें कि वैक्सीन लगने के बाद से काफी एडवर्स इफेक्ट हुआ है। 1,171 डेथ्स भी हुई हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को परमिट करता है। लाइफ राइट टू लाइफ है अंडर आर्टिकल 21। इसमें जो है वो हेल्थ पे है, राइट टू हेल्थ भी है, जो कि अफर्म करता है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो उसको गवर्नमेंट जो है वो अगर देखते हुए कि कोई कंसर्न है तो इस तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह जो है वो लगा सकती है, कर सकती है। ठीक है। तो इसी के उसमें जो है वो ये था। लेकिन टाइम टू टाइम चूंकि वैक्सीनेशन की वजह से प्रॉब्लम भी होती है, तो इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह की एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर हम अदर कंट्री से कंपेयर करें तो यूएस का वैक्सीन इंजरी कंपनसेशन प्रोग्राम है यूएस में। यूके में भी वैक्सीन डैमेज पेमेंट स्कीम है, जैसे वैक्सीनेशन की वजह से अगर कुछ डैमेज होता है तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेशन देगी। सिमिलर का जो फ्रेमवर्क्स हैं वो आपके जापान में है, जर्मनी में है, न्यूजीलैंड में है, ताइवान में है। ठीक है। तो इंडिया में भी अब इस तरह का बात हो रही है कि एक वैक्सीन इंजरी कॉम्पनसेशन एक्ट होना चाहिए।
पार्लियामेंट को इस पे एक एक्ट लाना चाहिए और साथ ही साथ इसके लिए एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिसको पूरा देखेगा कि क्या है। तो माना जाता है कि वैक्सीनेशन अच्छा होता है, इससे काफ़ी सारे जो है वो इसके गेन्स हैं। बट ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि अगर स्मॉल रिस्क भी है, तो उससे भी जो कम्युनिटी है, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो रचना गंगू का केस है, ये काफ़ी हिस्टोरिक केस है और ये इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे जो पॉलिटी वगैरह में इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। फिर लोकसभा में 3 बिल को कल जो है वो कराया गया है, रखा गया है। इस पे जो है वो चर्चा हो रही है, इसको पास कराना गवर्नमेंट का है मोटिव। और इसके तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट बिल है ये 2026। फिर द डीलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 ये है। और इसके तहत जो लेजिस्लेचर्स इस मतलब है, इसका ये है कि लोकसभा और जो असेंबलीज हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए, 1/3 जो रिजर्वेशन है उसको लागू किया जाए। अगर हम 131st अमेंडमेंट की बात करें, तो जो 106 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2023 में, ठीक है, इसको कहा जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसके तहत ये हुआ कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन होगा लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। और इसका उद्देश्य था कि महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में, उसको ज्यादा से ज्यादा और बढ़ावा देना। और ये जो 3 नए बिल्स आए हैं, कहा जा रहा है कि इसको डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को और फैसिलिटेट करने के लिए और जो रिजर्वेशन प्रोविजंस है उसको को लागू करने के लिए जो है वो ले आया गया है। तो लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल है, लॉ मिनिस्टर हैं, इन्होंने जो है वो इंट्रोड्यूस किया। और इसके तहत अ, ये जो लोकसभा की सीट्स हैं इसको बढ़ा के 543 से 850 किया जाएगा। और इसमें जो 850 सीट्स हैं, इसमें 815 मेंबर्स जो है वो स्टेट से रहेंगे और 35 जो है वो यूनियन टेरिटरीज के रहेंगे। और इस बिल का ऑब्जेक्टिव है कि 1/3 रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं के लिए लागू करना स्टेट पार्लियामेंट में और असेंबलीज में। और ये जो हमारा 2023 का नारी शक्ति वंदन अधिनियम था, इसके तहत जो है 1/3 रिजर्वेशन लागू करने की बात कही गई थी। तो वो कहा गया था कि ये तब लागू होगा जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और मतलब 2026 में। ठीक है, और अभी जो इसमें चेंजेस किए हैं, तो इसमें ये एक क्लॉज लाया गया है कि जो चेंजेस होगा वो अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस पे होगा। ठीक है, और तो इसीलिए ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अब इस पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, बस अब ये मतलब इसका गवर्नमेंट का है कि पास हो जाए। फिर डीलिमिटेशन बिल 2026, इसका है कि इसके तहत जो है वो जो सीट्स हैं उनको एक्सटेंड किया जाएगा और डीलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनेगा। ये पूरा प्रक्रिया देखेगा कि किस तरह से डीलिमिटेशन जो है वो होगा। और इनको जो है वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखना होगा, साथ ही साथ कितनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करनी है, कितनी जो है वो SC ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्व करनी है, इसको ये पूरा जो कमीशन है वो काम करेगा। इसके अलावा होम मिनिस्टर ने जो है वो यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल ये पास किया। और इस बिल के तहत जो है वो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। और इसमें द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 का, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसमें जो है वो अमेंडमेंट किए जाएंगे ताकि जो कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं उनका रीएडजस्टमेंट किया जा सके, जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनके डिलिमिटेशन कमीशन की उनके अकॉर्डिंग। तो इस पे 3 दिन का ये सेशन चल रहा है, 16 17 18, और इन 3 दिन में इसको पास जो है वो गवर्नमेंट करवाएगी। अभी जो सबरीमाला टेम्पल है केरला में, इस पे जो है वो एक 9 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, इसका पे सुनवाई चल रही है। और इसमें पिटिशंस हैं जिसमें कि है कि महिलाओं को के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजियस बेसिस पे। और इनको जो है वो अलाउ नहीं होता है आना, तो इसी सब पे जो है वो एक
बड़ी बेंच जो है वो पूरा इसमें प्रोसेस चल रहा है, हियरिंग जो है वो हो रही है। तो ये देखेंगे कि 2018 में एक रूलिंग आई थी, इसमें इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला ऑन वुमेन्स एंट्री इनटू द सबरीमाला टेम्पल इन केरला, ये केस था। और इसमें ये आया था, जजमेंट आया था कि ये जो है महिलाओं की जो एंट्री है, वो जो बैन है, 5 जजेस की वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, उसमें 4:1 मेजोरिटी पे रूलिंग आई थी। और इन्होंने काफी पुराना रिस्ट्रिक्शन इसको खत्म किया था और डिक्लेयर किया था कि रूल 3B of the Kerala Hindu Places of Public Worship Rules 1965, और ये जो परमिट करता है रिलीजियस डिनोमिनेशन टू एक्सक्लूड वुमेन, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनको पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है वो एक कस्टम है, उनका रिलीजियस कस्टम है, उसकी बेसिस पे ये अलाउ नहीं करते हैं कि महिलाएं ऐसी, मतलब जो जिनकी मेंस्ट्रुएटिंग एज है तो उनको जो है वो अलाउ नहीं होगा टेम्पल्स में जाना। तो इस जो प्रोविजन था इसको 18 में जो जजमेंट आया था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया गया था। ठीक है। तो ये जो एक्सक्लूजन है मेंस्ट्रुएटिंग एज का, कहा गया कि ये गारंटी ऑफ जो इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, डिग्निटी है, उसको ये वॉलेट करता है। और इसमें इन्होंने कहा कि जो डिवोटीज हैं ऑफ लॉर्ड अयप्पा डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सेपरेट रिलीजियन डिनोमिनेशन, और कहा गया था कि कस्टम डज नॉट क्वालिफाई एज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, कि अगर कोई ऐसा कस्टम है तो उसको हम एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आए रखेंगे। तो ये है, तो इसी के फिर काफी अपोजिशन कर रहे थे जो इसके सपोर्ट में है, मतलब उनका कहना है कि जो लॉर्ड आयप्पा है वहां पे महिलाओं का एंट्री इसलिए बैन है क्योंकि जो लॉर्ड है वो जो है वो नहीं, वो मतलब था, मतलब वो उन्होंने पूरी पूरी लाइफ जो है वो ब्रह्मचर्य को फॉलो किया, तो इस वजह से महिलाओं को वहां पे जाना अलाउड नहीं है, जो रिलीजियस उनके जो टेक्स्ट हैं, जो जो चीजों को ये फॉलो करते हैं। तो इसी को देखना है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनली ये कितना वैलिड है, क्या है। अब जैसे अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आर्टिकल 25 to 28 है, ये आता है फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। ये ग्रांट करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है। और इसी में पूरा ये फोकस्ड है कि क्या जो है वो एक वो है आर्टिकल 25 में और 26 में। आर्टिकल 25 सिक्योर करता है ऑल पर्सन्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, कि आप अपने मन, अपने अकॉर्डिंग अपना जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। और इसी तरह फिर जो आर्टिकल 26 है, ये प्रोटेक्ट करता है द ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस डोमिनेशन टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस हैं जैसे टेम्पल्स वगैरह हैं, ये अपने जो अफेयर्स हैं, रिलीजियस मैटर्स हैं, उनको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो दोनों ही जो राइट्स हैं ये दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ। ठीक है। और जो आर्टिकल 25 है ये अदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनसे ये लिमिट जो है ये होता है। तो जो केस है इसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है, इसमें सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कहा है कि इनका जो कंटेंशन है ये 3 बिंदुओं पे है, 3 पॉइंट्स है। उन्होंने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है ये एक इनहेरेंटली सब्जेक्टिव चीज है, और एंड नॉट एन इंडिपेंडेंट ग्राउंड ऑफ जुडिशियल रिव्यू, मतलब इस पे जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं होगा। सेकंड, कि जो जजेस है ये सोशल रिफॉर्मर नहीं है, और जो सोशल रिफॉर्म्स हैं जैसे महिलाओं की अगर एंट्री होनी चाहिए तो वो लेजिस्लेचर से आना चाहिए, सोसाइटी से आना चाहिए। और जो जुडिशरी है वो मतलब उसके पास ये अधिकार नहीं है कि वो डिटरमाइन करे कि ईआरपी जो है वो क्या है, या एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। तो इसको लेके क्वेश्चन है। साथ ही साथ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने आर्ग्यू किया है कि जो 2018 की रूलिंग आई थी ये फेल थी टू अकाउंट फॉर द इंटीग्रल प्लurality ऑफ इंडियन रिलीजन्स एंड द फ्रेज एनी सेक्शन देयर ऑफ। ठीक है। तो उसमें इन्होंने कहा है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जो है वो महिलाओं की एंट्री है, पुरुषों की एंट्री बैन है। ठीक है। तो अब चूंकि ये एक बहुत ही मतलब वैसा मैटर है जैसे कि डिबेट टाइम टू टाइम रहती है, और भी जो रिलीजन्स है जैसे कि दरगाह वगैरह जो होती हैं, तो वहां पे
जो मॉस्क होती हैं वहां पे महिलाओं की एंट्री नहीं है। तो इस तरह के केसेस पहले भी हुए रहे, तो मतलब इसमें यही है कि देखा जाएगा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनली कितनी चीजें वैलिड है, और क्या जो राइट टू रिलीजन है, जो प्रोफेस है, जो राइट टू 26 के अंदर है आर्टिकल्स, ठीक है, तो इन सब चीजों को ये प्रोटेक्शन करता है, और उसमें कितना हद तक जो जुडिशरी है वो इंटरवीन कर सकती है। क्योंकि जब रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात आती है, तो अगर उनमें कोई रिफॉर्म होना है तो वो सोसाइटी के अंदर से आनी चाहिए। अब सोसाइटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है, हमने देखा है कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं। महिलाओं को कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, वो मेल के द्वारा ही लगाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें, और धीरे धीरे चीजें जो है वो इवॉल्व हो रही हैं। बहुत सी चीजें पहले हो भी चुकी हैं, ठीक है। और अभी जो जुडिशियल पोजीशन है, तो इसके पहले भी कई सारे केसेस हुए हैं इसमें इस तरह के। तो इसमें जो है वो आया है कि जो एसेंशियल टू द रिलीजन है, जो ईआरपी डॉक्ट्रिन है, उसमें कितना इंटरवीन जो है वो कर सकती है जुडिशरी। और इसमें अब देखा गया है कि जब के एक और केस था वुमेन एंट्री का, तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो था, इसने जो है वो मॉस्क और हाजी अली दरगाह में फेवर में जो है वो किया था, जजमेंट आया था कि महिलाएं जो है वो एंटर कर सकती हैं। फिर तो अब यही है कि इसको ये देखिए कि सबरीमाला केस के उसमें, इसके अलावा और दाऊदी बोहरा कम्युनिटी है, इसमें भी जो है वो रिलीजियस, इसमें जो है वो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को जो है वो कहते करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरह का डिस्प्यूट होता है कि ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है। साथ ही साथ पारसी वुमेन की राइट्स के बारे में भी है कि जो नॉन पारसी से अगर शादी करती हैं तो उनको जो है फायर टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं होता है। तो क्या कितना रिलीजन उसको जो है वो हम फॉलो कर सकते हैं, कितना कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो है वो इंटरवीन कर सकता है। और ये काफी मुद्दा जो ऐसा है, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सब चीजें हो रही थी, बातचीत हो रही थी, तब उस टाइम पे ये सारी चीजें आई थी कि कितना हद तक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन सारी चीजों को गवर्न कर सकता है, और क्या कितना हद तक जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको एज इट इज छोड़ा जाना चाहिए, क्या डिग्निटी और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, और इस पे अब देखना होगा कि क्या रूलिंग आती है, क्योंकि ये बड़ी बेंच है। क्योंकि 5 जजेस बेंच था, तो अब इसको बड़ी बेंच सुनवाई करेगी, फिर जो चीजें आएंगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर 7th एडिशन ऑफ एनुअल इंडिया उज्बेकिस्तान बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक, ये शुरू हुआ है उज्बेकिस्तान के नामांगान में। और ये इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच जो कॉपरेशन है उसको बेहतर करेगा। 25th इस मंथ तक ये चलेगा, और ये एनुअल बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसके तहत जो फ्रेंडशिप है उसको बढ़ावा दिया जाता है। इंडिया जो है वो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ जो रिलेशन है उसको बेहतर कर रहा है। हमारा कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, जिसके तहत जो इकोनॉमिक टाइज है उनको और बेहतर करना है, जो सिक्योरिटी है उसको और बेहतर करना है। उज्बेकिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और भी कंट्रीज के साथ हमारे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो होती रहती हैं। तो इनके नेम्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। कल 173rd एनिवर्सरी मनाया गया, कंट्री का पहला पैसेंजर ट्रेन जो है वो उस दिन चला था। और इसको जो है वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इन्होंने ऑपरेट किया था 16 अप्रैल 1853 को। और इसने 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया था। और ये 3 स्टीम लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध, इन्होंने जो है वो 14 कैरियजेस को जो है वो खींचने का काम किया था। तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये इससे कभी कभी पूछ सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कहाँ से चला था, कौन कौन से लोकोमोटिव जो चले थे उनका क्या नाम था। ठीक है, तो ये है। फिर गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इंडिया का पहला चिप फैब्रिकेशन प्लांट, ये धोलेरा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात में बन रहा है, तो उसी के लिए नोटिफिकेशन जो है वो भी इन्होंने रिलीज किया है। और ये जो सेज है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये 66.166 हेक्टेयर ऑफ लैंड में फैला हुआ है। और इससे बनाया बताया जा रहा है कि 21,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक जो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, उनको ये हेल्प मिलेगा।
और इंडिया में जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है, तो इससे इंडिया का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और जो की अमेंडमेंट्स इसमें किए गए हैं, इसमें जो है ये था कि मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट इसको 50 हेक्टेयर से कम करके 10 हेक्टेयर कर दिया गया है। एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है। और इसमें जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई को इंक्लूड किया गया है, नेट फॉरेन एक्सचेंज कैलकुलेशन। और डोमेस्टिक सेल को परमिट किया गया है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में, जो अगर ड्यूटी पे करते हैं तब। तो ये है। और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इंडिया काफी काम कर रहा है। हमने अपना सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना सेमीकंडक्टर वगैरह का। और क्यों? क्योंकि इनका यूज जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें होता है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में होता है। और आगे आने वाले टाइम में हमें ग्रीन और क्लीन एनर्जी जो चाहिए, तो इन सब के लिए जो चिप्स वगैरह बनेगा, जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो हमारा आत्मनिर्भरता भी होगा। साथ ही साथ जो हमारा विकसित भारत का उद्देश्य है 2047 का, उसको भी अचीव करने के लिए ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। फिर वर्ल्ड हाइड्रोजन एनर्जी समिट और वर्ल्ड पेट्रोकोआ कांग्रेस, ये न्यू दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हुआ। और इसमें काफी सारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और इस दौरान जो हमारे मिनिस्टर हैं, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, इन्होंने बताया कि कैसे जो है वो इंडिया टारगेट कर रहा है कि हम जो है वो 100 बिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करेंगे ऑयल एंड गैस में। एक्सप्लोरेशन जो एरियाज है उनका एक्सपेंशन किया जाएगा। नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी मिक्स में, इसको बढ़ाया जाएगा। सिमिलरली इसमें बताया गया कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है वो 19,744 करोड़ रुपए रखे गए हैं। और एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम के तौर पे जो हाइड्रोजन है उसको डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है। हमारा जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है उसको 100 गीगावाट तक करना है 2047 तक। इसके अलावा इंडिया जो है वो 5 स्मॉल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर्स जो है वो डेवलप कर रहा है, जो कि 2033 तक डेवलप हो जाएंगे। और ठीक है, इसमें भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, भारत स्मॉल रिएक्टर, ये सब जो है वो बन रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, इनका जनरेशन किया जाएगा। तो मतलब ये समिट था, तो उसमें बताया गया कि क्या क्या काम हम जो है वो कर रहे हैं। फिर इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन था। इसमें बताया गया कि जो सी फूड एक्सपोर्ट है ये बढ़ा है। 24-25 से अगर हम कंपेयर करें, तो 24-25 में 62,408 करोड़ का था। और 25-26 में ये बढ़कर 68,000 करोड़ का हो गया है। और हमारा जो जो गवर्नमेंट है उन्होंने सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रूल्स 2025, इसको और नोटिफिकेशन जारी किया है, गाइडलाइंस की हैं कि कैसे जो इंडियन फिशरमैन हैं उनको जो है वो फिशिंग का काम करना है। जो इंडियन फ्लैग वेसल्स हैं उनको कैसे जो है वो जो टेरिटोरियल वाटर हैं उनके बियॉन्ड जो है वो कितना वो कर सकते हैं फिशिंग का काम। और ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। इससे जो है वो 15% जो है वो टोटल जो फिश प्रोडक्शन है वो आता है। और अगर हम एक्सपोर्ट अर्निंग की बात करें, तो इसमें भी इसका एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। हाई वैल्यू जो स्पीशीज होती हैं जैसे श्रिम्प्स वगैरह, इनको जो है वो इसी में कल्चरिंग इनकी किया जाता है। तो इसमें आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया कि भीमावरम ब्रैकिश वाटर क्लस्टर, ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में बना है। ये इंडिया का लार्जेस्ट और मोस्ट इंटेंसिव ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर इकोसिस्टम है। इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नोटिफाई किया गया था 2025 में। ये 53,000 से ज्यादा 53,861 हेक्टेयर तक का एरिया है। और उसमें 42,000 पॉन्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो श्रिम्प की स्पेशीज हैं उनको जो है वो रखा जाएगा, उनका पूरा कल्चर किया जाएगा। और जो मेन स्पेशीज हैं इसमें इसमें पीनियस वेनामेई है, पेनियस मोनोडॉन है। ठीक है, और ये जो क्लस्टर बन रहा है ये सपोर्ट करेगा इनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को। और माना जा रहा है कि अभी जो प्रोडक्टिविटी है वो 8 टन पर हेक्टेयर है, तो इसमें और इसको इंक्रीज किया जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश जो है वो इंडिया का लीडिंग फिशरीज और एक्वाकल्चर स्टेट में आता है।
कंट्री का जो टोटल फिश प्रोडक्शन है उसका 30% आंध्र प्रदेश से होता है। तो अगर नेशनल रैंकिंग की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक में है फिश आउटपुट में। और इससे 116.5 लाख जो लोग हैं उनको जो लाइवलीहुड है इस पे डिपेंड करती है। और इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है ये करीब से 34% है, तो इसकी काफी वैल्यू भी है। तो इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जा रहे हैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, माना जा रहा है इससे जो फिशरी सेक्टर है वो और भी बेहतर होगा। और जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने अपना जो है वो स्पेशल फिशरीज और एक्वाकल्चर जो है इनिशिएटिव जो है वो अपने बना रखे हैं। ठीक है, और इनको सपोर्ट किया जा रहा है कि कैसे जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और बढ़ाया जाए। इसके अलावा मैरीन रिसोर्स कंजर्वेशन की भी बात कही गई है। और आर्टिफिशियल रीफ यूनिट्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, और इसके अलावा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसके तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं उन पे काम किया जा रहा है कि वहां पे भी जो ये सब इन चीजों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। और जो फैसिलिटी का नाम है ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर फैसिलिटी, कहाँ पे है, पहली है चूंकि, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर कार्बन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी 3, कैफे 3, इसको जो इमिशन नॉर्म्स हैं इसको लेके जो है वो एक कंसेंसस जो है वो बन रहा है। और अभी हाई लेवल जो है वो इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई और इसमें बताया गया है कि जो स्मॉल कार मेकर्स हैं और जो बड़े जो कार मेकर्स हैं उनमें एक जो है वो कंसेंसस जो है वो डेवलप हुआ है। ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल था कार्बन एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये जो है वो सितंबर 23 में लाया गया था। तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्री है उसमें काफी स्प्लिट हो गया था। जो बड़े कार मेकर्स हैं, जो छोटे कार मेकर्स हैं, वो रिलैक्सेशन को लेके उसका पूरा जो है वो विरोध जो है वो कर रहे हैं। तो माना इनमें अभी काफी टाइम से बातचीत कही जा रही थी और अभी माना जा रहा है कि एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है। और इसमें पिछले साल जो मारुति ग्रुप है वो वन साइड था और महिंद्रा और टाटा ये लोग अलग साइड थे। मतलब जो लार्ज कार मेकर्स हैं उनका कहना था कि वेट बेस्ड जो कार आउट फॉरवर्ड है। ठीक है, ये जो है वो मारुति की छोटी जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो फेवर करेगा। और कंप्लायंस बर्डन की मतलब कितना इमिशन रख सकते हैं, तो इससे जो हैवी व्हीकल्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी। तो फिलहाल अभी इसके लिए जो ड्राफ्ट है वो रेडी हो गया है और इस पे बातचीत हो गई है। तब आगे आने वाले टाइम में हमें और क्लियर चीजें पता चलेंगी कि क्या चीजें इसमें हैं। और ये जो ड्राफ्ट है इसको मिनिस्टर ऑफ पावर, मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज और मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट उन्होंने पूरा वो किया है। और जो ड्राफ्ट प्रपोजल है इसमें कहा गया है कि फ्लैटर स्लोप ऑफ 0.00158 इंस्टेड ऑफ 0.002 पहले साल में रखा जाएगा। और फिर इसको बढ़ा के 0.00131 किया जाएगा फिफ्थ ईयर में। स्लोप का मतलब है, द स्लोप ये एक्सप्रेस होता है इन ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर पर यूनिट ऑफ व्हीकल मास। मतलब कितना कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हो रहा है, कितना जो है वो व्हीकल का वेट है, उ- उसके वेट के अकॉर्डिंग कितना उसको जो है एमिशन अलाउ है, जिससे उस पे कोई जो है वो ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज है। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि जो एमिशन है उसको कम करना। ठीक है, और जो फ्यूल है उसको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाना, जो कार्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसा बनाना कि जिनकी वजह से एनवायरनमेंट पे जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो कम पड़े। तो इन्हीं सब रूल्स को लेके जो है वो विवाद अभी है। तो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं ली जाई म्यू। ये जो है वो इंडिया की यात्रा पे आएंगे, 19 से 21 अप्रैल तक ये इंडिया विजिट पे रहेंगे। और इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात करें तो इनका जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है काफी पुराना है। 1973 में बायलेटरल रिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था। फिर जो टाइज है उनको और बेहतर किया गया 2010 में। और अभी जो कोरियन कंपनीज हैं वो काफी उनका इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, जैसे कि सैमसंग है, हुंडई है, एलजी है। तो कभी कभी जैसे पीसेस में ये भी पूछा गया है, जैसे कंपनी का नाम दे देगा और कि कौन जो है वो नेटिव कंट्री क्या है। तो ये तीनों जो है वो साउथ कोरिया बेस्ड कंपनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर हैं डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर, ये इंडिया आए हैं और इन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और ये इनका जो है वो पहला इंडिया का विजिट है। साथ ही साथ ये पहली बार एशियन कंट्री में आए हैं। तो
कैसे इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया उसके जो रिलेशन इनको बेहतर करना है, इसके लिए जो है वो कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी कहा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज ये लॉन्च हुआ था 2023 में, जिससे बायलैटरल रिलेशन जो है वो बेहतर हुआ है। दोनों कंट्रीज ने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किया। इसमें फूड सेफ्टी को लेके, मिलिट्री मैटर्स में कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, जॉइंट वर्किंग ग्रुप पे काम करने के लिए, काउंटर टेररिज्म पे काम करने के लिए जो है वो पूरा एग्रीमेंट जो है वो हुआ है। साथ ही साथ सेमी कंडक्टर प्रोटेक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमेट मोटिव इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब पे भी जो है वो दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी। फिर यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्होंने अनाउंस किया है कि इसराइल और लेबनान के बीच में 10 डे का जो है वो सीज फायर जो है वो है इफेक्टिव, कल से हुआ रात से। और दोनों जो लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत हुई। और माना जा रहा है कि जो ईरान है, ईरान ने पहले किया था कि जब तक जो है वो लेबनान के साथ जो है सॉर्ट आउट नहीं होता है, तब तक जो है वो कोई और आगे बातचीत नहीं होगी। तो अब फर्दर जो है वो इनके बीच टॉक्स चल रहे हैं। 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर लगा था। तो कोशिश हो रही है कि जो वॉर चल रहा है इसको रोका जाए और एक एग्रीमेंट हो कंट्रीज के बीच में, ताकि जो चीजें हैं वो बेहतर हो सके। फिर यूरोपियन यूनियन, इन्होंने इनका कहना है कि ये जो है वो 180 मोर प्रोडक्ट्स को ले आएंगे अंडर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जनवरी 2028 से। और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करें तो ये यूरोपियन यूनियन का फिट फॉर 55 पैकेज एक ये इनकी पॉलिसी है। इसके तहत जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का इमिशन है इनको कम करना है 55% तक बाय 2030, कंपेयर टू मतलब 1990 लेवल से उसको जो है वो कंपेयर किया जाएगा कि उस टाइम पे कितना था और इस टाइम पे जो भी उस टाइम पे लेवल था उससे 55% की कटौती जो है वो उनको करनी है। तो इसी के तहत जो है वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को रखा है जिसपे ये कार्बन टैक्स लगाते हैं। और माना जा रहा है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं उन पे इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी यूरोपियन यूनियन के साथ लास्ट ईयर इंडिया की डील भी हुई है। तो ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर जो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें जो है वो कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, ऐसे ये अगर जाते हैं तो उनके एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब देखना होगा इसमें फिर आगे क्या चीजें आती है। तो सीबीएम भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट में अगर स्पोर्ट्स की बात कर लें तो आर वैशाली, ये इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने फिडे वुमेन्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 साइप्रस में जीता है। इन्होंने रशिया की कतरना लागनो इनको जो है वो हराया। ठीक है। और फिडे वुमेन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, ये जो है वो प्रेस्टीजियस इवेंट होता है चेस वर्ल्ड में। और आर वैशाली, ये ग्रैंड मास्टर है, काफी फेमस है ये भी, चेस खेलती है, जैसे चेस प्लेयर्स वगैरह का नाम भी ये कभी कभी जो है आता है। यही था आज का सारा करंट अफेयर्स। ठीक है।